Hello friends, my name is Neeraj and welcome to Bibliophile. ये कहानी स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखी है। इनकी कहानियाँ बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। इनकी कहानियों का मेन थीम है कि समझ और प्यार द्वारा किसी भी इंसान की अच्छाइयों को जगाया जा सकता है। द रेड ट्रैप कहानी सेल्मा लेगरलॉफ ने स्वीडन की लोहे की खानों में लिखी है, जिनका स्वीडन के इतिहास और वहाँ की पौराणिक गाथाओं में बहुत ही महत्व है। एक समय की बात है, एक आदमी था जो तार के बने छोटे छोटे रेड ट्रैप यानी चूहेदानी बेचा करता था, लेकिन इससे वह ज़्यादा कमा नहीं पाता था। इसलिए वह साथ में कभी कभी चोरी तक कर लिया करता था और भीख भी मांग लिया करता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, गाल बिल्कुल धंसे हुए थे। उसकी आंखों को देखकर लग जाता था कि यह कोई भूखा आदमी है। वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया होता है। एक दिन जब वह अपने ध्यान में कुछ सोच ही रहा था कि उसके मन में अचानक ही एक विचार आया। अरे, मेरे चारों ओर पूरी दुनिया एक चूहेदानी ही तो है। ये देश, समुद्र, गांव सब एक बड़े रेड ट्रैप यानी चूहेदानी के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। यह बस लोगों को फंसाने के लिए ही तो है। यह दुनिया हमें धन दौलत, रुपया पैसा, रोटी कपड़ा मकान वैसे ही देती है जैसे एक रेड ट्रैप में चारे के रूप में चीज और सुअर का मांस रखा जाता है। जैसे ही चारे के लालच में कोई उसे छूता है, वैसे ही दुनिया उसे चूहेदानी की तरह खुद में बंद कर लेती है और हर चीज खत्म हो जाती है। यह सोच के उसे काफी मजा आया, क्योंकि दुनिया उसके लिए क्रूर बन गई थी। यह उसके लिए एक एंटरटेनमेंट की तरह बन गया था। घूमने के दौरान वह लोगों के बारे में सोचता और राय बनाता कि वे कितने खतरनाक जाल में खुद को फंसा चुके हैं। एक शाम जब वह जा रहा था तो चलते चलते सड़क के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखी। उसने रात बिताने के लिए वहां जगह मांगी। आमतौर पर उसे लोग गुस्सा करके मना कर देते हैं, लेकिन उस कुटिया का मालिक जो एक बूढ़ा आदमी था, उसने उस आदमी का स्वागत किया, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल अकेला था। वह खुश था क्योंकि इस अकेलेपन में उसे भी बातचीत करने के लिए कोई मिल गया था। उस बूढ़े आदमी ने अजनबी के लिए दलिया बनाया और दलिया खाकर दोनों ने पाइप से तंबाकू पिया और सोने से पहले ताश के पत्ते निकालकर दोनों ने मेजोलिस खेला। दोनों बहुत खुश थे। वह बूढ़ा आदमी इतना खुश था कि उसने अपनी सब बातें उस अजनबी मेहमान को बता दी, अपने सब राज उस अजनबी को बता दिए। उसने बताया कि जब वह अपने खुशहाल दिनों में था तो वह रामजो लोहे के कारखाने में काम करता था और साथ में खेत में भी काम करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला है, इसलिए उसकी गाय से ही उसका गुजारा हो जाता है। उसकी गाय इतना दूध देती थी कि वह उस दूध को डेयरी में बेचकर महीने के 30 क्रोनर कमा सकता था। लेकिन उस अजनबी को बूढ़े आदमी पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, एक गाय से भला कोई इतना पैसा थोड़ी कमा सकता है। तब बूढ़ा आदमी खिड़की के पास गया। उसने एक चमड़े का पाउच उतारा जो कील पर लटका था। उसमें से मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकाले। उन 3 नोटों को दिखाकर वापस से उस पाउच पर रख दिया और इस प्रकार दोनों खुशी खुशी सो गए। अगले दिन जब दोनों उठे, बूढ़ा आदमी अपनी गाय को दूहने की जल्दी में था, इसलिए अजनबी भी जल्दी उठ गया और दोनों साथ में कुटिया से निकले। मालिक ने कुटिया का ताला लगा दिया और चूहेदान वाले आदमी ने उसको अलविदा कहा और थैंक यू बोला।
और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन यह क्या, आधे घंटे बाद चूहेदान बेचने वाला फिर से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वह खिड़की के पास गया, उसने शीशा तोड़ा और 30 क्रोनर चुरा लिए और उस चमड़े के पाउच को उसी जगह पर लटकाकर चलता बना। जब वह चोरी करके सड़क पर चल ही रहा था तो उसे लगा कि उसे मेन रास्ते से नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। वह बहुत खुश था। वह कुछ समय तक लगातार चलता रहा, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था और उसे जंगल से निकलने का रास्ता भी नहीं पता था। वह जंगल की भूल भुलैया में खो गया था। वह जंगल में अपना रास्ता भटक चुका था। अचानक उसे दुनिया और अपने चूहेदानी के बारे में विचार आया। अब उसकी बारी थी। उसने चारे जो वो पैसे थे उनके द्वारा खुद को ही फंसा लिया था। अब वह जंगल, उसके तने, शाखाएं, सबने उसे कैद में बंद कर लिया था। उस कारागार से छूटकर निकल पाना अब नामुमकिन था। दिसंबर का महीना अपने अंत पर था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी हो गया। इससे जंगल में खतरा और बढ़ चुका था और अब जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसको लगा मानो उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, उसने एक आवाज सुनी। वह लोहे के कारखाने में हथौड़े की चोट की आवाज थी। वहां पक्का लोग भी होंगे। वह अपनी पूरी ताकत के साथ उठा और उस आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दिया। यह राम्सजो आयरन वर्क्स का कारखाना था, जो अब बंद पड़ा है। कुछ ही समय पहले तक यह बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था। इसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल, फोर्ज सब थे। गर्मियों में बाहर से लदे बार्जेस और स्कोस झील में आते थे और ठंडियों में कारखाने की पास की सड़कें कोयले की धूल से काली तक हो जाया करती थी। यह क्रिसमस से पहले की रात थी। जैसे ही वह अजनबी उस भट्टी में पहुंचा तो उसने देखा एक लोहार मिस्त्री और उसका हेल्पर भट्टी के नज़दीक कच्चे लोहे का वेट कर रहे थे, जो आग में रखा हुआ था और निहाई के लिए तैयार था। वहां उस भट्टी के सामने वे पसीने से लथपथ थे। कारखाने में बहुत सी आवाजें आती, कभी धौंकने की आवाज आती तो कभी कोयले चटकने की आवाज आती। फायर बॉय बेलचे से भट्टी में कोयला डालता और उसमें लड़खड़ाने की आवाज होती। बाहर झरने की भी तेज आवाज हो रही थी और उत्तर से आने वाली हवाओं ने छत की बारिश में चाबुक जैसा हाल कर रखा था। इतने शोर के बीच लोहार ने उस अजनबी को तब तक नहीं देखा जब तक वह भट्टी के नज़दीक नहीं आ गया। यह आम सी बात हो चली थी कि रात काटने के लिए आवारा लोग उस कारखाने में चले आते थे। ठंडी से वे लोग आग सेकने के लिए वहां आ जाया करते थे। इसलिए लोहारों ने भी उस अजनबी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन दिनों राम्सजो कारखाना एक फेमस व्यापारी ने खरीदा था, क्योंकि वह बाजार में अच्छा लोहा बेचना चाहता था। वह रात दिन कारखाने में निरीक्षण के लिए आता था। जैसे ही व्यापारी अंदर आया, उसकी नज़र सबसे पहले उस अजनबी पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए आया था। वह अजनबी के नज़दीक गया और उस आदमी को ध्यान से देखा। व्यापारी ने कहा, तुम तो नील्स ओलोफ हो ना? तुम कैसे दिख रहे हो? उस चूहेदान वाले आदमी ने लोह व्यापारी को कभी नहीं देखा था, ना ही वह उसे जानता था। लेकिन उसने सोचा, यह आदमी शायद मुझे जानता है तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ही वह बदनसीब इंसान हूं। लोह व्यापारी ने कहा, तुम्हें सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। तुमने गलती की
अगर मैं उस समय वहां होता तो कभी नहीं होने देता ऐसा। चलो कोई बात नहीं, मेरे घर चलो। उस आदमी को यह सब अजीब लग रहा था, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचा जो उसने चुराए थे। व्यापारी की हवेली में जाना ऐसा है जैसे खुद को शेर की गुफा में फेंका जाना। मैं तो बस कारखाने में रात काटने आया था। लोह व्यापारी ने कहा, प्लीज ऐसा मत सोचना कि मेरा मकान इतना सुंदर है कि तुम वहां नहीं आ सकते। मेरी बीवी एलिजाबेथ मर चुकी है और मेरे लड़के भी विदेश में हैं। बस मैं और मेरी बड़ी लड़की ही घर में हैं। हम सोच ही रहे थे कि काश क्रिसमस के लिए हमारा कोई साथी होता। अब चलो मेरे साथ क्रिसमस की दावत के लिए चलो। लेकिन अजनबी बार बार मना करता रहा, अतः व्यापारी मान गया। उसने लोहार मास्टर से कहा, जर्नस्ट्रॉम, लगता है कैप्टन स्टेहल ने आज रात तुम्हारे साथ ही ठहरने का मन बना लिया है। और ऐसा कहकर व्यापारी चला गया। आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि कारखाने के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस समय लो व्यापारी नहीं था। उसने अपनी लड़की को भेजा था ताकि वह उस अजनबी को राजी कर सके। वह लड़की अंदर आई। उसके साथ उसका नौकर भी था जिसने एक कोट पकड़ा हुआ था। लड़की दिखने की सामान्य थी लेकिन विनम्र थी। कारखाने में एक तरफ वह अजनबी सोया हुआ था और अपनी हेड से उसने अपनी आंखें ढकी हुई थी। क्योंकि वह एक आंख खोलकर सोया करता था, जैसे ही लड़की ने उसके पास जाकर उसका हैट उतारा तो वह अचानक ही कूदा और बहुत डर गया। लड़की ने कहा, डरो मत, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। मेरे पिताजी ने कहा कि आप आज रात कारखाने में सोना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ। कप्तान, मुझे खेद है कि आप इतना मुश्किल जीवन जी रहे हैं। लड़की ने देखा कि वह आदमी घबराया हुआ है। उसने सोचा, या तो यह आदमी जेल से भागा है या इसने कुछ चुराया है। उसने तेजी से कहा, कप्तान, आप भरोसा रखिए, जिस प्रकार आप स्वतंत्र रूप से आए हैं उसी प्रकार जा भी पाएंगे। प्लीज क्रिसमस की रात हमारे साथ ठहरिए। लड़की ने यह बात इतनी दयालुता पूर्वक कही कि चूहेदान बेचने वाला अजनबी मना नहीं कर पाया। अजनबी ने अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर फर वाला कोट पहना और लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वह गाड़ी में सवार होकर जा रहा था, उसने बुरे अपशकुन महसूस किए। उसने सोचा, मैंने शैतान के कहने पर उस किसान का पैसा चुराया और अब मैं जाल में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। सुबह जब लोह व्यापारी नाश्ता करने आया तो वह खुश था कि उसका पुराना रेजिमेंट का साथी उसे बिना किसी उम्मीद के मिल गया। उसने अपनी बेटी से कहा, सबसे पहले यह ध्यान रखना कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो और वह चूहेदानी बेचने के बजाय कोई दूसरा काम करे। तो लड़की ने कहा, मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे तो यह आदमी कहीं से भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं लगता है। उसके पिता ने कहा, थोड़ा धीरज रखो बेटी, जैसे ही वह नहाएगा और नए कपड़े पहनेगा तब देखना वह कैसा लगेगा। यह बात चल ही रही थी कि दरवाजा खुला और उस अजनबी ने प्रवेश किया। वह हैंडसम लग रहा था। उसने अच्छे कपड़े और जूते पहने थे और उसकी दाढ़ी बनाई गई थी। हालांकि वह अजनबी अच्छा दिख रहा था, लेकिन इससे व्यापारी खुश नहीं हुआ क्योंकि वह समझ चुका था कि यह कैप्टन नहीं है। उससे कारखाने की धुंधली रोशनी में पहचानने में गलती हो गई है। वह चिल्ला के बोला, तुम कौन हो? अजनबी समझ गया कि वह पहचाना जा चुका है। अजनबी ने कहा, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक गरीब फेरी वाला हूं जो बस कारखाने में रात गुजारना चाहता था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अपने फटे कपड़े पहनकर वापस चला जाऊंगा। लोह व्यापारी ने कहा, हमें शेरिफ को बुलाना होगा। यह सुनते ही अजनबी को गुस्सा आ गया। उसने बोला, सुनो मिस्टर आयरन मास्टर,
यह पूरी दुनिया एक चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ सब आरामदायक चीजें और कुछ नहीं बल्कि चीज और सुअर के मांस के समान एक चारा है, जिसका यूज एक गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए किया जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी इस जाल में फंस सकते हैं। इससे लोह व्यापारी हंसते हुए कहता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, हम कोई शरीफ को नहीं बुलाएंगे, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जैसे ही अजनबी ने जाने के लिए दरवाज़ा खोला, उस लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह अजनबी चला जाए। उसके पिता ने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? लड़की कुछ उत्तर नहीं दे पाई। वह चाहती थी कि क्रिसमस की शाम को वह उस गरीब आदमी को अच्छा खाना खिलाए। लड़की ने कहा, यह आदमी पूरे साल भटकता रहता है, हर जगह से इसको भगा दिया जाता है, उसे हमेशा गिरफ्तार होने का डर बना रहता है। मैं चाहती हूं कि एक दिन के लिए ही सही वह सुकून के साथ खाना तो खाए और इसका आनंद ले। मुझे पता है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें अपने मेहमान का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमने ही इसे क्रिसमस के लिए बुलाया था। लड़की उस आदमी को मेज तक ले गई और बोली, अब बैठिए और खाना खाइए। चूहेदान बेचने वाला आदमी भौचक्का था। वह कुछ नहीं कह पाया और बस खाना खाने लगा। वह खाते खाते सोच रहा था कि इस लड़के ने यह सब क्यों किया होगा। इसके बाद क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की। वह बस सोफे पर लेट गया और सोता रहा। उसे क्रिसमस के खाने के लिए दोपहर में जगाया गया। उसके बाद वो फिर से सो गया। ऐसा लग रहा था मानो इतने चैन से वह कभी नहीं सो पाया हो। शाम को जब क्रिसमस ट्री में लाइट जलाई गई तब वो उठकर आया, थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वह और सो गया। उसके बाद उसे उठाकर क्रिसमस का खाना खिलाया गया। जब डिनर खत्म हुआ तो वह लड़की के पास आया। लड़की ने कहा कि यह सूट जो तुमने पहना है यह तुम ही रख लो, इसे मेरे पापा की तरफ से अपना गिफ्ट समझो। तुम अगले साल भी क्रिसमस में यहाँ आ सकते हो। तुम्हारा इसी तरह स्वागत किया जाएगा। वह अजनबी आश्चर्य से लड़की की ओर देखा जा रहा था। अगली सुबह जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस सर्विस के लिए जा रहे थे, तब भी वह अजनबी सोया ही था। जैसे ही वह चर्च से वापस आने के लिए गाड़ी में बैठे तो लड़की दुखी होकर बैठ गई, क्योंकि चर्च में उसे सूचना मिली कि कारखाने का पुराना कामगार को एक चूहेदान बेचने वाले ने लूट लिया है। उसके पिता ने कहा, और रखो उस आदमी को हमारे घर में, अब तक तो उसने हमारे घर की चम्मच तक चुरा ली होगी। गाड़ी रुकते ही मालिक ने नौकर से कहा, वह अजनबी क्या अब भी घर पर है? वह एक चोर है। नौकर ने कहा, नहीं, वो तो कब का जा चुका है, और वह अपने साथ कुछ ले भी नहीं गया, बल्कि आपकी बेटी के लिए एक छोटा पैकेट छोड़ गया है। जैसे ही लड़की ने पैकेट खोला वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसमें एक चूहेदान था जिसमें मुड़े हुए 3 क्रोनर के नोट थे। उसमें एक लेटर लिखा था, प्यारी लड़की, तुमने पूरा समय मुझसे अच्छा व्यवहार किया, जैसे कि मैं सच का कैप्टन था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस पैसे को उस बूढ़े आदमी को लौटा देना जहां से मैंने इन्हें चुराया था। और यह चूहेदान एक चूहे की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि अगर तुम मुझे कैप्टन के पद पर ना पहुंचाते तो यह चूहा संसार के लालच के चूहेदान में फंस गया होता। इतना गौरवान्वित होने के कारण ही वह खुद को जाल से बचाने में सफल रहा। सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेल। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।